हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। ये एसिड बेस एंड पीएच का सेकंड वीडियो है और अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखें, जिसमें मैंने बहुत ही ईजीली एसिड बेस एंड पीएच के कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब किया हुआ है। Without wasting any time, let's start our second video and start with the Henderson-Hasselbalch equation. According to this equation, pH is equals to pKa plus log of base upon acid या फिर plus log of salt upon acid. The relationship between pH, pKa, concentration of acid and conjugate base is expressed by the Henderson-Hasselbalch equation. तो हेंडरसन हेज़लबर्ग इक्वेशन हमें हेल्प करती है पीएच, पीकेए, एसिड और बेस के कॉन्सेंट्रेशन को या रिलेशनशिप को जानने में। रिलेशनशिप मतलब कि बेस अगर ज़्यादा है तो उसका पीएच और पीकेए पे क्या असर पड़ेगा। बेस एसिड से ज़्यादा है और अगर एसिड बेस से ज़्यादा है तो पीएच और पीकेए के रिलेशनशिप पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। अब पीएच तो हम जानते हैं कि इज द नेगेटिव लॉग ऑफ एच आयन, बट ये पीकेए क्या होता है। पीकेए इज ऑल्सो द नेगेटिव लॉग बट ऑफ एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट के का नेगेटिव लॉग होता है पीकेए। अब ये एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट बस वो कांस्टेंट है जो बताएगा कि हमारा जो एसिड है वो डिसोसिएट किस तरह से हो रहा है, कंप्लीटली हो रहा है या पार्शियली हो रहा है, ये वही बताता है। अब इसमें दिया गया है कि जब बेस और एसिड एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो पीएच और पीकेए भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। लेकिन अगर बेस एसिड से ज़्यादा होगा तो पीएच पीकेए से ज़्यादा होगा और अगर बेस कम होगा एसिड से तो पीएच भी कम हो जाएगा पीकेए से। यही रिलेशनशिप जानने में हमें हेंडरसन हेज़लबैक इक्वेशन हेल्प करती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट कि पीएच को मेजर कैसे किया जा सकता है। पीएच को मेजर करने के लिए दो मेजर तरीके हैं। इसमें से एक है पीएच पेपर और दूसरा है पीएच मीटर। पीएच पेपर कैसे काम करता है। पीएच पेपर अपना कलर चेंज करता है जब वो एसिड या एल्कलाई के कांटेक्ट में आता है अकॉर्डिंगली। पीएच पेपर नॉर्मली येलो कलर का दिखाया गया है जिसे हम लिटमस पेपर के नाम से भी जानते हैं और न्यूट्रल पीएच पे इसका कलर ग्रीन हो जाता है जब हम इसे किसी न्यूट्रल पीएच वाले सॉल्वेंट में डिप करते हैं। लेकिन जैसे जैसे पीएच कम होगा या फिर कह सकते हैं कि हम कम पीएच वाले सॉल्वेंट में इसे डिप करेंगे तो इसका कलर रेड होता जाएगा और इन एक्सट्रीम लोएस्ट पीएच दैट इज़ 1 पीएच ये एकदम रेड हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे पीएच बढ़ता जाएगा यानी कि 7, 8, 9, 10, 11, 12 तो ये ग्रीन से ब्लू होता जाएगा। ग्रीन कब, जब ये न्यूट्रल है और रेड कब, जब ये एसिडिक सॉल्वेंट में डिप किया गया है और ब्लू कब, जब इसे एल्कलाइन सॉल्यूशन में डिप किया गया है। पीएच मीटर भी थर्मामीटर की तरह काम करता है। आजकल ये बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं है, हम पीएच पेपर को ही यूज़ करते हैं, बट इट सीम्स टू बी लाइक एन ओल्ड थर्मामीटर एंड इट हेल्प्स इन द मेजरमेंट ऑफ पीएच। नाउ अब हम बात करने वाले हैं कि बफर्स क्या होते हैं। बफर्स जो होते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं और वो ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो पीएच में चेंज को काफ़ी हद तक रेसिस्ट कर जाते हैं। जैसे कि जब हम एसिड या एल्कली को ऐड करते हैं किसी सॉल्यूशन में, बफर सॉल्यूशन में, तो वो पीएच उसका चेंज नहीं होता है। मान लीजिए एक बफर है जिसका पीएच है 7 या 7.6 और उसमें अगर मैं NaOH जो कि एल्कलाई है या फिर HCl जो कि एसिड है ऐड करूँ इन स्मॉल अमाउंट तो
उसके अंदर चेंजेस नहीं आएंगे, उसका पीएच 7 का 7 ही बना रहेगा। इस तरीके के सॉल्यूशन को हम बफर्स कहते हैं। और बफर्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में। हमारे ब्लड में कई तरीके के बफर्स होते हैं, हमारी किडनी भी कई तरीके की बफरिंग में हेल्प करती है, और हमारी बॉडी में एसिड और बेस का बैलेंस इन बफर की मदद से ही बनता है। अब बफर्स जो होते हैं वो दो तरीके के बताए गए हैं। फर्स्ट, जो कि वीक एसिड्स और उनके सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर होते हैं, और दूसरे मिक्सचर्स ऑफ वीक बेसिस विद देयर सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ये लाइन आपको याद करनी पड़ेगी। जो पहले टाइप ऑफ बफर होंगे वो मिक्सचर होंगे वीक एसिड्स और उनके सॉल्ट या फिर एक स्ट्रॉन्ग बेस का, और जो सेकेंड टाइप ऑफ बफर्स होंगे वो वीक बेसिस विद देयर सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर होंगे। कुछ एग्जांपल्स हैं बाइकार्बोनेट बफर, फॉस्फेट बफर। अब एसिड बेस बैलेंस क्या होता है ये हम जानेंगे। इन नॉर्मल लाइफ द वेरिएशन ऑफ प्लाज्मा पीएच इज़ वेरी स्मॉल। जो हमारी बॉडी का प्लाज्मा है, द नॉन सेल्युलर पार्ट ऑफ आवर ब्लड इज प्लाज्मा. Blood is consist of two components, the cells and the plasma. जब हम सेल्स को अलग कर देते हैं तो वो हमारे ब्लड का जो पार्ट बचता है वो प्लाज्मा कहलाता है। और प्लाज्मा का पीएच जो होता है वो 7.4 या फिर 7.35 से 7.45 के बीच में ही रहता है। बहुत ही नैरो रेंज होती है और इसमें वेरिएशन बिल्कुल नहीं होता है नॉर्मली, ये बस इतना ही रहता है। The pH of plasma is maintained within a narrow range of 7.35 to 7.45. इस नैरो रेंज के बीच में ही हमारा प्लाज्मा का pH इधर उधर होगा, लेकिन 7.35 से कम नहीं हो सकता और 7.45 से ज़्यादा नहीं हो सकता नॉर्मली। अगर होगा तो कोई ना कोई एसिड बेस बैलेंस डिस्टर्बेंस हो जाएगा हमारी बॉडी में। The pH of the intestinal fluid is generally 0.5 units below that of plasma. लेकिन जो intestinal fluids होते हैं उनका pH जनरली 0.5 यूनिट्स बिलो द प्लाज्मा होता है। अब एसिड बेस बैलेंस में डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? एक हो सकता है एसिडोसिस, मतलब हमारा जो एक नैरो रेंज हमने अपनी बॉडी में मेंटेन किया हुआ है पीएच का हमारे प्लाज्मा में, दैट इज़ 7.35 टू 7.45। अगर पीएच उस 7.35 से कम हो जाता है तो जो कंडीशन अगर होगी उसे एसिडोसिस कहेंगे, और ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है। लाइफ इज थ्रेटन व्हेन द पीएच इज लोअर्ड बिलो 7.35। एसिडोसिस लीड्स टू सीएनएस डिप्रेशन एंड कोमा। ये इतनी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है कि अगर आपका 7.35 से 7.25 या फिर 7.3 भी हो गया तो आपकी बॉडी अगर उसको कंपनसेट नहीं कर पा रही है, पहली बात तो कंपनसेट करने में ही बॉडी को बहुत दिक्कत होने वाली है। और अगर पीएच में इतना वेरिएशन हो गया कि 0.5 एकदम से या 0.1 पूरा का पूरा चेंज हो गया, 0.1 तो नहीं, हाँ 0.1 या 0.5 सॉरी, अगर चेंज हो गया तो एसिडोसिस हो जाएगी, और उस एसिडोसिस से हमारे सीएनएस का डिप्रेशन भी हो सकता है और हम कोमा में भी जा सकते हैं। डेथ अकर्स व्हेन पीएच इज़ बिलो 7.0। और अगर 7.0 से पीएच किसी भी तरह से कम हो जाए या 7.0 हो जाए तो बॉडी बिल्कुल कंपनसेट नहीं कर सकती है, और ये बहुत ही फेटल कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। Alkalosis on the other hand, when the pH is more than 7.45, जब हमारा pH अपनी नैरो रेंज हायर रेंज दैट इज़ 7.45 से ज़्यादा हो जाता है, हमारी बॉडी में pH मेंटेन होता है 7.35 से लेके 7.45 के बीच में। ये जो 3.5 और 4.5 के बीच की रेंज है दिस इज़ नॉर्मल, बट अगर इससे एक भी पॉइंट नहीं, एक भी 0.01 पॉइंट भी इधर उधर हुआ तो हमारी बॉडी में कोई ना कोई एसिड बेस डिसऑर्डर होने वाला है।
एसिड बेस बैलेंस का डिसऑर्डर, सॉरी। तो जब pH 7.45 से ज़्यादा होगा तो एल्कलोसिस हो जाएगी। इट इज़ वेरी डेंजरस इफ pH इज इंक्रीज्ड अबव 7.55. एल्कलोसिस इंड्यूसेस न्यूरोमस्कुलर हाइपर एक्साइटेबिलिटी एंड टेटनी। एसिडोसिस में हमने जाना था कि CNS का डिप्रेशन होगा और इंसान कोमा में चला जाएगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर एल्कोलोसिस हो जाएगी, एल्कोलोसिस का मतलब क्या है कि हमारे H आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया है या फिर हमारी बॉडी में बाइकार्बोनेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया है। और एसिडोसिस में क्या था कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है और किसी तरीके से बाइकार्बोनेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया है, जिससे जो एक बैलेंस बना होता है बिटवीन दी हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन, और भी आयन्स होते हैं जो एसिड और बेस एसिड बैलेंस बेसिस को एसिड्स और बेसिस के बैलेंस को बना के रखते हैं बॉडी में। तो एल्कोलोसिस में क्या होगा, न्यूरोमस्कुलर हाइपर एक्साइटेबिलिटी देखने को मिल सकती है और टेटनी देखने को मिल सकती है। डेथ अकर्स व्हेन द pH इज अबव 7.6। अब इसमें हमने देखा कि 7.55 से अबव होगा वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होगा और 7.6 के अबव बचना नामुमकिन जैसा है। अब ये जो नैरो रेंज है, सोचिए ना, 7.35 से 7.45 तक हमें मेंटेन करके रखना है। तो कैसे मेंटेन करते हैं? ये हम मेंटेन कर पाते हैं बफर्स की मदद से, चाहे वो बफर्स ब्लड में हों या रेस्पिरेटरी रेगुलेशन के द्वारा मिले या फिर रीनल रेगुलेशन के द्वारा। तो हमारी बॉडी में 3 मेन मैकेनिज्म या फिर डिफेंस लाइंस हैं जो हमारे pH को एक नैरो रेंज में मेंटेन करके रखती हैं, जिसमें कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है हमारे ब्लड के बफर्स। ब्लड के बफर्स क्या करते हैं, हमारे pH को मेंटेन करके रखते हैं ब्लड में प्रेजेंट जो बाइकार्बोनेट है और हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है उसके कॉन्सेंट्रेशन को। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस रेस्पिरेटरी रेगुलेशन, जो रेस्पिरेटरी में हमारे लंग्स करते हैं ये काम को। और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस हमारी किडनीज होती हैं, जो कि सबसे एंड में करती हैं, लेकिन वो लॉन्गर रेगुलेशन करेंगी और पूरी कोशिश करेंगी कि कंपनसेट करने की कि जो बैलेंस बिगड़ा है उसे ठीक किया जा सके। अगर हमारी बॉडी में हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया है तो यूरिन के थ्रू हाइड्रोजन आयन्स को निकालने की कोशिश करेंगे किडनीज। अगर बाइकार्बोनेट आयन ज़्यादा हो गया है तो उसको भी रिमूव करने की कोशिश करेंगी।